हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस लेसन में हम आज जानेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी मीन्स व्हाट, सेल बायोलॉजी या फिर उसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बारे में जानकारी लेंगे। और स्टेम सेल्स क्या है, स्टेम सेल्स की कंसेप्ट क्या है, स्टेम सेल्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं प्रेजेंट हमारे बॉडी में, स्टेम सेल्स का यूज़ क्या है, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। और इसके बाद इस लेसन में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसकी जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दैट इज़ लेसन नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ साइंस 2। सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88, दैट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट इज़ साइटोलॉजी। अभी साइटोलॉजी जो है, साइटोलॉजी या फिर उसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, तो ये एक्चुअली बायोलॉजी की ही ब्रांच है। तो इसमें साइटोलॉजी इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। साइटो मीन्स व्हाट, सेल, लॉजी और टू लॉगस, लॉगस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ सेल्स, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल का स्टडी किया जाता है। जिस फील्ड में सेल का स्टडी किया जाता है उसे क्या कहेंगे, साइटोलॉजी ऐसे कहते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में उसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर साइटोलॉजी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। एग्ज़ाम के लिए आपको ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। दैट इज़ फॉर 2 मार्क्स के लिए साइटोलॉजी के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। दैट टाइम आप यहाँ पर जो कंटेंट है वो उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज साइटोलॉजी। अर्लियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। देखिए अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सेल के टाइप्स कौन से हैं, जैसे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, एंड ऑर्गेनेलिज जो है सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज है, इनका स्टडी भी आपने किया है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, और उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल की बायोलॉजी कहा जाता है, या फिर उसे ही दूसरा वर्ड क्या है, साइटोलॉजी है। मतलब एक अंदर आप अगर देखते हैं इन शॉर्ट में, तो सेल का जो स्टडी है तो उसको क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे या फिर सेल बायोलॉजी कहेंगे। बिसाइड अबव मेंशन पॉइंट्स it includes the study of cell division and many other aspects of the cell। अभी साइटोलॉजी में इतना ही नहीं है, उन्होंने कहा है कि यस सेल का स्ट्रक्चर या फिर सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी, इतना ही लिमिटेड साइटोलॉजी नहीं है। उसके आगे भी साइटोलॉजी में सेल के डिवीजन के बारे में बात होती है, जैसे सेल डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, मियोटिकली, वो हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में, एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल, और बाकी के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं सेल के, उसके बारे में भी साइटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो देयर आर द There are the revolutionary changes in the field of human health due to the cell biology। अभी ये साइटोलॉजी का स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, लेकिन उस सेल का अगर हमने स्टडी किया तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द ब्रिंगिंग द रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। इसकी वजह से क्या हो गया है, रिवॉल्यूशनरी एक चेंज आ गया है ह्यूमन हेल्थ में, मतलब बड़े पैमाने पर ये जो चेंज है ह्यूमन हेल्थ में, तो वो सेल बायोलॉजी की वजह से आ चुका है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द रिसर्च ऑन द सेल आर एस्टैब्लिश्ड एट पुणे एंड बेंगलुरु
इंडिया। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इससे रिलेटेड, जहाँ पर रिसर्च किया जाता है सेल से रिलेटेड, सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके एस्पेक्ट जो है वेरियस उसके बारे में, किसी भी सेल का स्टडी वहाँ पर डीपली किया जाता है। ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, पुणे में हैं कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कुछ बेंगलुरु में है जो कि इंडिया में ही आता है। अभी यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में वगैरह पूछे जाते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, यहाँ पर उनकी वेबसाइट्स भी दी हैं, http://www.nccs.res.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का जो सेंटर है तो वहाँ पर किस तरह से काम चलता है, ये पूना में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ की उनकी वेबसाइट जो है वहाँ पर दी है। एंड इंस्टीम नाम का एक जो इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर भी कुछ जो है सेल रिलेटेड जो है स्टडी किया जाता है, तो उसकी भी वेबसाइट यहाँ पर दी है, दैट इज़ www.instem.res.in। ये दोनों जो हैं इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर दिए हैं। अभी जो फर्स्ट वाला जो इंस्टीट्यूट बताया है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, विच इज़ लोकेटेड एट पुणे में ये एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन दूसरा जो है इंस्टीम नाम का, ये कहाँ पर है, इट इज़ एट बेंगलुरु, आर इन्वॉल्व इन द वैल्यूएबल रिसर्च। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये सेल के बारे में रिसर्च करते हैं और वो हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, विजिट बोथ द वेबसाइट मेंशन्ड अबव एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिसर्च अंडरगोइंग इन दोज इंस्टीट्यूट्स। अभी ये जो काम है, इट इज़ लाइक एन एक्टिविटी दे हैव गिवन टू यू, कि इस वेबसाइट्स को आप गूगल पर या फिर सर्च करके देख सकते हैं और उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर क्या काम चलता है, वो जो है जो इंस्टीट्यूट्स है वो किस तरह से काम करते हैं सेल के बारे में, उसके बारे में आप जानकारी डिटेल में वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज़ स्टेम सेल्स के बारे में। अभी इसके ऊपर तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है MCQ के लिए भी आता है, 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, या फिर 5 मार्क्स के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेम सेल्स के बारे में इन डिटेल, क्योंकि ये जो कंटेंट है आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल में स्टेम सेल्स के बारे में दी है। तो चलिए देखते हैं क्या रहती है स्टेम सेल्स। अभी स्टेम सेल्स जो हैं, these are the special type of cells present in the body of multicellular organism। अभी स्टेम सेल्स किसे कहा है, ये जो सेल्स है स्टेम सेल्स, नाम ही उनका है स्टेम सेल्स, तो ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ मल्टीसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आपको स्टेम सेल्स दिखाई देंगी। सो दीज सेल्स गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी ये जो सेल है उनका फंक्शन क्या है, तो ये सेल जो हैं क्या करती है, गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी में जितनी भी अलग टाइप की वैरायटीज़ की जो सेल है हमारे, तो उनको ये क्या करती है, तैयार करने का काम करती है ऑफ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये स्टेम सेल्स वैसे काम करती है कि इनसे बाकी के सेल्स जो है बॉडी के, यानी कि अलग अलग वैरायटीज़ के सेल वो तैयार होते हैं। सिमिलरली दीज सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वुंड हीलिंग। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया वुंड हीलिंग, यानी कि जब जख्म हो जाता है या फिर चोट लगती है तो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस रहती है, वो जख्म भरने तक की प्रोसेस, तो उसमें भी स्टेम सेल्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो नेक्स्ट,
यहाँ पर बताया है वी हैड स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ द प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लास। 9th स्टैंडर्ड में आपने प्लांट्स के बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा है, प्लांट्स में जो स्टेम सेल्स रहती है। नाउ वी शैल स्टडी द स्टेम सेल्स इन द एनिमल, पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन बींग्स। लेकिन इस स्टैंडर्ड में आपको 10th में स्टेम सेल्स के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ह्यूमन बींग के अंदर जो स्टेम सेल्स है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड from the zygote that is formed by the union of male and the female gamete। अभी ये तो आपको पता है नया जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे तैयार होता है, जाइगोट से तैयार होता है। और जाइगोट कैसे तैयार होता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट। मेल एंड द फीमेल गैमेट का यूनियन होकर आप जैसे आपको पता है जाइगोट तैयार होता है पहले तो, और जाइगोट से फिर आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप होके फिर ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। At the earlier stage of the development, organism is in the form of the mass of the cell। Earlier stage यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात चल रही है, मतलब उस स्टेज में ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो सिर्फ एक मास रहता है, एक सेल का ऐसा गुच्छा रहता है। हम आप कह सकते हैं एक सेल का ऐसे एक बॉल सा ऐसा मास रहता है, मतलब पूरा सेल जो है पूरा इकट्ठा एक सेल का ऐसे गोला बना हुआ रहता है। सो अर्लियर स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ले लो, सो वो क्या रहता है, एक सेल का ऐसे गोला रहता है। ना ही उसको हाथ पैर रहते हैं, ना ही उसको कुछ डेवलपमेंट हुआ रहता है, कुछ बाकी के ये डेवलप्ड ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हुए रहते हैं। ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक। उन्होंने क्या बताया है, वो जो मास रहता है सेल का, पूरे की पूरा जो बंच रहता है सेल का, तो उसमें से सारे सेल जो है ऑलमोस्ट वो कैसे रहते हैं, अलाइक रहते। अलाइक यानी कि क्या, सेम रहते, एक दूसरे से बिल्कुल टोटली सेम दिखते हैं। दो सेल्स आर कॉल्ड एज अ स्टेम सेल्स, और उन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई, स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं और कब रहते हैं, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कब रहते हैं वो प्रेजेंट, और किस तरह से दिखते हैं, और किन सेल को हम क्या कह सकते हैं, स्टेम सेल्स कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्दर डेवलपमेंट दीज सेल्स form any type of cells, different types of the tissues and perform a different functions in the body। अभी इन जो स्टेम सेल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, फर्दर डेवलपमेंट। तो फर्दर डेवलपमेंट होते वक्त दीज सेल्स फॉर्म्स एनी टाइप ऑफ द सेल, किसी भी टाइप की वो उनसे क्या बन सकती है, सेल बन सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और उससे क्या हो जाता है, आपको जैसे पता है सेल इकट्ठा आकर क्या हो जाते हैं, उनसे टिश्यूज हो जाते हैं। टिश्यू इज व्हाट, ग्रुप ऑफ द सेल। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। और फिर वो जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट अलग अलग फंक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स। उसे क्या कहेंगे हम, डिफरेंशिएशन कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने देखा कि स्टेम सेल जो है एक मतलब मास की तरह रहते हैं, सभी ऑलमोस्ट अलाइक रहते हैं, वो जो है वो स्टेम सेल्स कहा जाता है। लेकिन जैसे ही उन स्टेम सेल्स की फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने में हेल्प होती है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का, स्टेम सेल्स का डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि इस स्टेज पर अभी क्या हो गया, स्टेम सेल्स डिवाइड हो चुकी है या फिर डिफरेंशिएट हो चुकी है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए बॉडी के। हाउएवर वंस द टिश्यूज आर फॉर्म्ड, उन्होंने क्या बताया, एक बार अगर टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, द सेल इन दोज टिश्यूज एट द मोस्ट कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ सेल्स ओनली। सेल जितने भी रहते हैं उन टिश्यूज के, तो वो क्या करते हैं, एट द मोस्ट कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ द सेल्स ओनली। सेम टाइप के सेल्स ही वो क्या करते हैं, बनाने लगते हैं। एंड दिस इज द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के हर पार्ट के बारे में होता है। हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर
लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो स्टेम सेल्स है, जैसे हमने बताया कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जाइगोट वगैरह फॉर्म होने के बाद ये जो स्टेम सेल्स है उस कंडीशन में रहते हैं, लेकिन क्या बताया उन्होंने आगे जाकर, हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन कुछ पार्ट्स में बॉडी के स्टेम सेल्स वैसे ही मौजूद रहते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए। सो स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी ये इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंटेड टू द यूट्रस ऑफ द मदर। अभी ये बात तो आपने समझी है कि यहाँ पर स्टेम सेल्स जब कहाँ पर बॉडी में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं तो स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं मोस्टली अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम मराठी में नाड़ भी कहते हैं, या फिर ये ऐसा एक कनेक्टिव पाइप रहता है जिससे फीटस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब मदर की यूट्रस में जब रहता है वो फीटस, उसकी डेवलपमेंट हो रही है यूट्रस में, तब वो यूट्रस में जिस भी ट्यूब से कनेक्ट रहता है मदर से, सो उस ट्यूब को या फिर उस कॉर्ड को क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एमसीक्यू के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, द स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द डैश बाय विच द फीटस इज जॉइंटेड टू द यूट्रस ऑफ द मदर। फीटस किस कॉर्ड से जॉइंट रहता है मदर को, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जॉइंट रहता है। तो ये बात आपको वहाँ पर ध्यान में रखनी है। Next, stem cells are also present in the blastocyst stage of embryonic development। अभी ये क्या है blastocyst stage? जैसे हमने पढ़ा है कि जाइगोट पहले डेवलप होता है, मेल एंड द फीमेल जो गैमेट है उनका यूनियन होकर जाइगोट डेवलप होता है। अभी जाइगोट जैसे ही डेवलप होता है उससे डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता, तो वो डेवलप होने के लिए सेल का क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो अलग अलग स्टेजेस में होता है, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेज उसमें से दी है ब्लास्टोसिस स्टेज। सो ब्लास्टोसिस स्टेज, फिर ब्लास्टुला या फिर उसे कहते हैं, या फिर बाद में गैस्ट्रुला, फिर करके एम्ब्रियो, ऐसे डेवलपमेंट हो जाती है। तो उसमें से उन्होंने यही बताया कि स्टेम सेल जो है आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस स्टेज। ब्लास्टोसिस स्टेज में भी स्टेम सेल जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो। अभी रेड बोन मैरो क्या है, तो बोन के अंदर जो भी कुछ सेमी लिक्विड हम कह सकते हैं या फिर विस्कस जो ये फ्लूइड या फिर सब्सटेंस रहता है हमारे, तो उसको क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो के अंदर भी ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग्स, तो उसमें भी ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इट हैज़ बिकम अ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज and degenerated part of any organ with the help of these stem cells। अभी ये important यूज़ यहाँ पर बताया है स्टेम सेल्स का। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अलग अलग टाइप के टिश्यूज जो है इस स्टेम सेल से हम बना सकते हैं। एंड डीजनरेटेड पार्ट, जो डीजनरेट हो चुके हैं पार्ट, और डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन के डीजनरेटेड पार्ट, मतलब जो पार्ट जो है वो अभी वैनिश हो गए हैं, पहले प्रेजेंट थे अभी नहीं है, सो डीजनरेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे जो पार्ट है किसी भी ऑर्गन के, तो वो पार्ट्स हम इन स्टेम सेल्स की मदद से फिर से तैयार कर सकते हैं। तो ये पावर है स्टेम सेल्स की। तो इसलिए ये स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे दूसरे सेल्स हम बना सकते हैं, अलग टाइप के सेल्स बना सकते हैं, अलग टाइप के टिश्यूज़ बन सकते हैं। सो इस वजह से हम उनसे क्या कर सकते हैं, अलग टाइप के टिश्यूज़ तो बना सकते हैं, उसके अलावा डीजनरेटेड पार्ट जो है उससे वो भी बन जाते हैं। सो स्टेम सेल्स इतनी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो स्टेम सेल्स हैं उनका प्रिजर्वेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, चलिए देखते हैं। प्रिजर्व कैसे करते हैं या फिर उनको रखा कैसे जाता है, किस स्टेज में, किस तरह से उनको लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो स्टेम सेल्स अच्छी
कंडीशन में रख सकते हैं। देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिजर्वेशन स्टेम सेल्स सैंपल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स लाइक अ कॉर्ड ब्लड। कॉर्ड ब्लड यानी कि क्या, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड, पूरा वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है उन्होंने, तो ये बात आपको समझनी है। प्रिजर्वेशन करने के लिए स्टेम सेल्स को जो सैंपल है पहले ही कलेक्ट किया जाता है जब बेबी जो है उसकी बर्थ हो जाती है, और जो कॉर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कट करते हैं डॉक्टर। तो वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें जितना भी ब्लड रहता है उस ब्लड में वो क्या रहते हैं, स्टेम सेल्स रहते हैं। तो वो स्टेम सेल्स वो कलेक्ट किए जाते हैं। या फिर रेड बोन मैरो और द एम्ब्रियो में, यानी कि ब्लास्टोसिस स्टेज में एम्ब्रियो के, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। एम्ब्रियो यानी कि पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद नहीं, ब्लास्टोसिस स्टेज जो रहती है एम्ब्रियो की, उस स्टेज में आर केप्ट इन अ स्मॉल स्टराइल वायल्स। स्टराइल वायल्स यानी कि जो वायल्स यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी एक कांच की ऐसी बॉटल रहती है, उसमें ये जो स्टेम सेल्स है उसका सैंपल जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं, और कितने भी सालों तक ये प्रिजर्व रहता है वैसे के वैसे स्टेम सेल्स। सो ये बॉटल्स जो है पहले स्टराइल की जाती है। स्टराइल यानी कि क्या, उसके अंदर के जो माइक्रोब्स है या फिर कुछ भी वायरसेस है, पैथोजन्स है, कुछ भी इन्फेक्शन है, तो उस बॉटल को पहले क्या किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है, उसका पूरे जो माइक्रोब्स है वो किल्ड किए जाते हैं उसके अंदर के। सो वो जो है वैसी बॉटल में वो जो सेल्स है वो रखे जाते हैं। दोज वायल्स आर केप्ट इन द लिक्विड नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के लिए बहुत बार पूछा जाता है। टेम्परेचर आपको याद रखना है। तो ये जो वायल्स है, ये जो छोटी बॉटल्स हैं कांच की, तो वो किस टेम्परेचर में रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड नाइट्रोजन में रखी जाती है। और किस टेम्परेचर को रहता है वो, -135 डिग्री सेल्सियस। सो आप इमेजिन कर सकते हैं -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस, इतने रेंज के टेम्परेचर को लिक्विड नाइट्रोजन में ये वायल्स जो है वो रखी जाती है, तब जाकर ये प्रिजर्व होती है। बहुत सालों तक ये वैसे के वैसे रहती है। जब मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में से अगर सपोज एक आध ऑर्गेनिज्म है या फिर एक आध बच्चा है, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से बचपन में ये कलेक्ट किया है सैंपल, तो वो बड़ा होने तक भी, बूढ़ा होने तक भी, मतलब कितने भी साल, ये 50 साल 60 साल 100 साल, कितने भी साल ये जो है ये सैंपल जो है वैसे कि वैसे अच्छा रहता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन में इस टेम्परेचर को अगर रखा जाए तो ये जो है अच्छी तरह से, इस तरह से ये स्टेम सेल्स का प्रिजर्वेशन जो है वो किया जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आज जाना कि साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, साइटोलॉजी किसे कहते हैं, उसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं, कहाँ पर साइटोलॉजी के बारे में या फिर सेल्स बायोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। दूसरा, हमने इंफॉर्मेशन ली स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स क्या हैं, स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, उनके यूजेस जो हैं वो क्या है, कितनी इम्पॉर्टेंट रहती है हमारे बॉडी के लिए स्टेम सेल्स, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।